स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल जुडिशियस पर। लीगल स्टडीज सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का, और इसके अंदर जो पहला यूनिट था दैट इज यूनिट नंबर 1 जुडिशरी। उसका फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन और रोल्स के ऊपर सेशन में वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर, मैं उनका लिंक यहाँ पर दे दूंगा। आज का सेशन डेडिकेटेड है इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी के ऊपर। तो जो टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे वो है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी। एक थ्योरी है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये थ्योरी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को डिफाइन करती है किस टर्म्स में? जजेस की इंडिपेंडेंस के टर्म्स में। मतलब बहुत बहुत सिंपल सी बात है, जुडिशरी तभी इंडिपेंडेंट होगी जब हमारे जजेस, जो जुडिशरी का अभिन्न अंग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएंगे। जजेस को एक इम्पार्शियल अनबायस्ड मैनर में फंक्शन करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल की तरह उनका बिहेवियर होना चाहिए। ये बात पॉइंट आउट करी थी प्रोफेसर शिमोन स्ट्रीट ने, जो कि एक भूतपूर्व इजरायली पॉलिटिशियंस थे। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। पहला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और दूसरा है इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस। जो पहला कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बेसिकली रिफर करता है, इट रिफर्स टू द इंस्टीट्यूशन, पूरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में बात करता है। और जो दूसरा है इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस, ये किसके बारे में बात कर रहा है? इट रिफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट प्लेयर्स। जुडिशरी अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्लेयर्स या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टर्स कौन है? जजेस। जो कॉन्सेप्ट है इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस, उसको समझने का तरीका यह है कि उसको हम समझ सकते हैं इन द लाइट ऑफ द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये जो आप सर्कल यहां पर देख रहे हैं ब्लू वन, अगर ये पूरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिनोट कर रहा है तो इसका एक पार्ट है इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस। मतलब कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दोनों में से जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसका पार्ट इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस बिल्कुल है। इन कॉन्सेप्ट्स को, हालांकि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर इनको जब पढ़ा जाएगा, स्टडी करा जाएगा तो एक कॉम्बिनेशन में पढ़ा जाएगा, क्योंकि दोनों का ही, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का ही एम एक ही है, और वो क्या है? देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जुडिशियल ऑनेस्टी को मेंटेन करना। यहां पर यह भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। तो ब्रॉडली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो प्रोविजंस हैं जो इन दो ट्विन फंक्शंस को सर्व करते हैं। कौन कौन से? एक है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी और एक है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जजेस। प्रोविजन मतलब कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क इन्होंने बना रखा है जिससे कि इंश्योर हो ये दोनों चीजें, इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस। तो बात कर लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट की, पहले प्रोविजन की, जो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारतीय संविधान, वो ये बात मानता है कि जो कोर्ट्स के पास, खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास जो वास्ट पावर्स हैं, उनको पार्लियामेंट भी कम नहीं कर सकती। हालांकि सिविल केसेस के मामलों में पार्लियामेंट के पास बस इतना ही लिमिटेड राइट है कि वो पेक्यूनरी लिमिट, जिसको मॉनेटरी लिमिट भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जो लिमिट होती है उसको वो चेंज कर सकती है। कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मेंशन होता है कि अगर इस एक्स अमाउंट से ज्यादा का कोई केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, उससे कम अमाउंट का केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग नहीं होगी। तो हाँ, पार्लियामेंट ये जरूर चेंजेस कर सकती है इस लिमिट के अंदर, मगर ऑल टुगेदर वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिड्यूस नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास एक वास्ट एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने से लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को नल एंड वॉइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, चेंज कर सकती है। इसको बोलते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। और ये एडिशनल पावर्स सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंट फंक्शनिंग करने में उसको इनेबल करती है। दोनों कोर्ट्स जो है हमारी, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं, इनको बोला जाता है कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। क्या होते हैं ये भी देखते हैं। और इनके पास ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ जुडिशरी या जजेस के केस में ऑफेंडर को पनिश भी कर सकती है। कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड वो कोर्ट होती है जहां पर जो भी जजमेंट या जो भी प्रोसीडिंग वहां पर हियरिंग हुई या जो जजमेंट दिए गए, उनको परमानेंट रिकॉर्ड में रखा जाता है। और इनके पास ये पावर है कि वो पेनल्टी इंपोज कर सकती है डिफॉल्टर्स के ऊपर अगर वो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। कंटेम्प्ट यानी कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट, जुडिशरी और जजेस। ये तो हुए प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी। अब देखते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू द
जजेस। जजेस का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कोर्ट में बैठकर केसेस को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि ये एंश्योर करें कि जजेस इंडिपेंडेंट रहें और वो इम्पार्शियली अपना काम करें। एक बार किसी व्यक्ति की नियुक्ति या अपॉइंट हो जाता है वो एज अ जज, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है कब तक, जब तक उसकी रिटायरमेंट का एज नहीं आ जाता। ये रिटायरमेंट की एज हाई कोर्ट के जजेस के लिए 62 इयर्स है और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए ये एज है 65 इयर्स। जजेस को ये अलाउड नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद सेम लेवल के कोर्ट या इक्विवेलेंट कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, मगर सेम हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट्स के अंदर उनको प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो परमिशन ना मिलना है वो ये बात को इंश्योर करता है कि जो एक्स जजेस हो गए, मतलब जो पहले जज थे अब रिटायर हो गए हैं और अब प्रैक्टिस कर रहे हैं बार के अंदर एज एन एडवोकेट, वो डिसीजन को, जो जजेस बाकी जजेस का डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। क्योंकि हो सकता है, और हो सकता है कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर ये पहले वहां जज थे तो बाकी जजेस से भी इनका इंटरेक्शन होगा, फेमिलियर ये होंगे, हो सकता है उसको यूज कर कोई जजमेंट को बायस कर दिया जाए। इसीलिए इंश्योर करा जाता है कि सेम लेवल ऑफ कोर्ट में एक एक्स जज एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। हाँ, अपने से ऊपर हाई और सुपीरियर कोर्ट के अंदर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जजेस को आसानी से उनके ऑफिस से रिमूव भी नहीं करा जा सकता। ये तभी पॉसिबल है जब उनके अगेंस्ट ये प्रूव हो गया हो कि उन्होंने कोई मिसबिहेव करा है या वो इनकेपेबल है, इनकॉम्पिटेंट है, अयोग्य है उस ऑफिस में बैठने के, वहां पर केसेस को जज करने के। लीगल प्रोसेस इनको रिमूव करने का बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है ताकि ये चीज इंश्योर हो सके कि जजेस अपना पूरा टर्म जो है, उनका पूरा टर्म ऑफ सर्विस, उसको वो कंप्लीट कर पाए। अच्छा, जो जजेस की सैलरीज हैं या उनके जो अलाउंसेस हैं वो फिक्स्ड है और इनको वोट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू भी चेंज नहीं किया जा सकता। जजेस की सैलरी कहां से आती है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी आती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी आती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। उनके पेमेंट्स को भी हम चेंज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। ये तभी पॉसिबल है अगर देश के अंदर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो ही इनकी पेमेंट को ऑल्टर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनका कंडक्ट, कि उन्होंने कैसा बिहेवियर रहा, कैसा कंडक्ट रहा, उसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये तभी पॉसिबल है जब कोई यूनानिमसली एक मोशन पास करा गया हो फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज और उसको प्रेजेंट करा गया हो टू द प्रेसिडेंट। उस केस में इनको रिमूव किया जा सकता है, इनका कंडक्ट डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, अदरवाइज कोई प्रोविजन इसका नहीं है। भारत का, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑथराइज्ड है कि वो अपना खुद का एक एस्टेब्लिशमेंट बनाए, उसके ऊपर उसका कंप्लीट कंट्रोल रहे, प्लस सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, स्टाफ जो कोर्ट में काम करेगा उसको अपॉइंट करे, और इन लोगों की सर्विस कंडीशन को भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिटरमाइन करने की पावर रखता है। इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है जुडिशरी को, ताकि वो अनबाइज्ड रहे और इंडिपेंडेंटली अपना काम सक्सेसफुली कर पाए। So with this, I wind up this session. Stay tuned for more such videos. Till the time we meet next, it's me, Sharma, signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.